थ्रस्ट इंजन है, 67 किलोमीटर पर लीटर। सीरियसली? TVS Phoenix 125, इंडिया की पहली प्रीमियम 125cc बाइक। अब लाइफ का गियर बदलो। तानिया, रवि की सैलरी स्लिप दिखाना जरा। इस गर्मी में घर लाइए सुपीरिया ताजगी, सुपीरिया लेमन फ्रेश साबुन के साथ, जिसमें है नींबू और मिंट के कुदरती सत्व। अब 3 साबुन के साथ 1 साबुन बिल्कुल मुफ्त। एक बुलेटिन जो रुकता नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं। देश, विदेश और प्रदेश की नॉन स्टॉप खबरें देखिए नॉन स्टॉप 20 में रोज सुबह 10:30 बजे और दोपहर 3 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। समय के साथ सपने बदले और नजरिया भी, फिर भी बदलाव के झरोखे से यहाँ का इतिहास आज भी नजर आता है। बदलते समय की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश, देखिए उम्मीदों से भरे इस प्रदेश की हर खबर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव, थिंक टैंक और जन समस्याओं को लेकर आंदोलनरत श्री गोविंदाचार्य जी। गोविंद जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो देश की राजनीति है, जो राजनीति की दिशा है और दशा है, और जो वैचारिक प्रतिबद्धता से हटते राजनीतिक दल हैं, इस पूरे परिदृश्य को वे किस रूप में देख रहे हैं और अब उनके जीवन का दर्शन क्या है, किस रास्ते पर वे चलना चाहते हैं और उनके तरह के सोच वाले लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ, उसके पहले RSS, हम लोग जब पढ़ते थे तब, जब पत्रकारिता में आए तब, और 10-20 साल पत्रकारिता करते हुए जो गुजरा है, उसमें आपकी जो छवि रही है हम लोगों के दिलो दिमाग में, एक निष्ठावान, अनुशासित, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध समाज सेवी की रही है। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई जिसके वजह से आपको उन संगठनों से विरत होना पड़ा, अलग होना पड़ा, जिसको आपने, अगर हम कहें सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो आपने खून और पसीने से सींचा था, उसको आगे बढ़ाने में अपनी पूरी तरुणाई, अपनी जवानी लगा दी? नहीं, अपना तो लक्ष्य निश्चित है ना। 2 बातें निश्चित हैं। एक, हमारे देश के हर आदमी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, जो सबसे विकास में पीछे हो सबसे पहले उसका हक बने। दूसरा, हमारा देश दुनिया का सिरमौर बने। मैं संघ का स्वयंसेवक बना इसीलिए। संघ द्वारा निर्दिष्ट अलग अलग समय पर जो जिम्मेदारियां थी, उसका भी मैंने निर्वाह किया। उसी के तहत भाजपा का भी 12 वर्ष अखिल भारतीय महामंत्री के नाते काम करता रहा। मुझे ऐसा लगा कि एक स्वयंसेवक के नाते मेरी प्रतिबद्धता का तकाजा है कि हम व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश अगर सोचते हैं तो उस पर हम व्यवहार करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक दल सभी, उसमें बीजेपी भी शामिल है, मूल्यों और मुद्दों से कट गए, सत्ता से जुड़ गए, जनता की तरफ पीठ हो गई है। अंतिम आदमी को उन्होंने अपने दिमाग में हाशिए पर डाल रखा है। तो सत्ता और दल की राजनीति के दायरे के बाहर भी हमें और कुछ करना पड़ेगा और उसके पश्चात मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर राजनीति को वापस लाना पड़ेगा। और जब ऐसा मुझे लगा तो स्वाभाविक था कि जिन्होंने मुझे बीजेपी का काम करने को कहा था, उनके पास में जाता, संघ के अधिकारी, उनको मैंने कहा कि 3 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक
15 जनवरी 2003 तक जो तय हुआ वो मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि इन दायरों के और बाहर और भी लोगों को शामिल करते हुए देश की एक बड़ी धारा बनाई जा सके बदलाव की। इसके लिए मैं अलग होकर कुछ काम करना चाहता हूं। हाँ, स्वयंसेवक हूं, सद्भाव कायम है, संवाद जारी रहेगा, लेकिन निर्णय और निर्णय के परिणाम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर अपनी होगी। इस बातचीत के बाद मैं लगा और बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक तीनों तरीकों से काम को संगठित करने की कोशिश करता रहा। हमें यह समाधान है कि 2003 से 2013 जनवरी तक में 10 साल में हमने बौद्धिक और रचनात्मक और आंदोलनात्मक संगठनों को एक हद तक पहुंचा दिया। काम की जिम्मेदारी भी दूसरों को मैंने हैंडओवर कर दी। उनमें से तो लोग हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं जो उन कामों का निर्वाह कर रहे हैं। उसके बाद मैं जुटा हूं अब 13 जनवरी से कि राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर वापस लाना है। केवल सत्ता प्राप्ति और सत्ता लाभ के अनैतिक बंटवारे का खेल नहीं बनने देना है। राजनीतिक दल जो गिरोह से बन गए हैं, सत्ता प्राप्ति, सत्ता सुख, सत्ता लाभ के अलावा जनता के प्रति संवेदनशीलता तक नहीं बची है। हर इंसान को केवल वो वोटर मान रहे, तो उनके बारे में भी कुछ बातें हमको खड़ी करनी पड़ेंगी और बड़ी लाइन भी, लकीर भी खींचनी पड़ेगी। इस संकल्प के बारे में मुझे 2013 की जनवरी से कुछ करने का सूझा। अब मैं उसमें लगा हूं। गोविंद जी, सबसे खास बात यह है कि ऐसे राजनीतिक दल जो कि दावा नहीं करते हैं कि वो आदर्श आधारित, मूल्य आधारित राजनीति करते हैं, ऐसे राजनीतिक दल जिनका कोई, हम कह सकते हैं कि माई बाप नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ स्टाइल्ड राजनीतिक दल हैं। अपने सुविधा के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना चाल, चरित्र, चेहरा बदलते रहते हैं। लेकिन पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में तो आम राय है और एक निर्विवाद तथ्य है, सत्य है कि वो संघ के मार्गदर्शन में चलती है। संघ का एक पॉलिटिकल आउटफिट है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन मंत्री होता है वो संघ की तरफ से भेजा जाता है। आपको भी उसी बहैसियत भेजा गया था और कहा जाता है कि संघ अपने उस संगठन मंत्री के आंख कान से पूरे संगठन के कामकाज को देखता है। पॉलिटिकल जो उसका अनुवांशिक संगठन है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई विकृति आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से हट के चल रही है, तो इसके लिए आपको नहीं लगता है कि संघ भी उतना ही जिम्मेदार है, या संघ के भी कार्यशैली में, मूल्यों में, उसके विचारधारा में समय के साथ उस तरह की प्रतिबद्धता में कमी आ रही है? मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि संघ का कार्य तो एक स्कूल है संस्कार देने का। उसमें कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, कुछ थर्ड डिवीजन पास होंगे। समाज जीवन के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परफॉर्मेंस करते हुए लोग आपको दिखेंगे। वे भी अपने को संघ का स्वयंसेवक कहते होंगे। जहां तक मैं देखता रहा हूं, जनसंघ ही नहीं, संपूर्ण राजनीतिक दलों की अब यह समस्या आ गई है। केवल जनसंघ ही नहीं, आज मैं कल्पना करता हूं कि महात्मा गांधी कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे होंगे, डॉक्टर लोहिया इन तमाम समाजवादी पार्टियों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, अंबेडकर जी बहुजन समाज पार्टी का कैसे ही चित्र देखना चाहते थे, क्या दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ भाजपा की यही छवि देखने के लिए होंगे? वो तो कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। अब आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कही, मुझे अच्छी तरह याद है 97, 98, 99 के समय में ही जब ये ध्येयवाद और आदर्शवाद के शरण की बात हो रही थी, तो संघ के अधिकारियों ने भी मुझे यही कहा कि इट इज अवर कलेक्टिव फेल्योर। हम भी बहुत नहीं संभाल पाए, ये हमारी भी कमी है, ये उन्होंने स्वीकार किया आत्मनिरीक्षण में। अब उसके बाद क्या होना, मुझे जो लगा, मैंने जनसंघ के महासचिव रहते हुए मेरा मुख्य आग्रह पार्टी में ध्येयवाद और आदर्शवाद सिस्टम में कैसे आवे, उसके लिए विरार में एक बैठक की गई 97 में। 40 रिकमेंडेशंस उसमें आए।
1 साल गुजर गया, उस कमेटी की रिपोर्ट कार्य समिति में नहीं रखी जा सकी। 98 में सत्ता में आ गए, तो मैंने फिर कहा, जो ठाकरे जी अध्यक्ष बन गए थे, कि आप तो संगठन के आदमी हैं कुशाभाऊ, आप तो लागू करा दीजिए। तो वो भी बात ऐसी रह गई। तब मुझे लगा कि पार्टी में ध्येयवाद और आदर्शवाद, या यूं कहो एकात्म मानव दर्शन पर अधिष्ठित, कार्यकर्ता आधारित स्वरूप प्राप्त करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। मैं फिर अपने सवाल को दोहरा रहा हूं। मैं आपकी जो एक इमोशनल मजबूरी है उसको मैं ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि आप तमाम निजी और वैचारिक तकलीफों को झेलते हुए भी आरएसएस के खिलाफ उतना मुखर नहीं बोलना चाहेंगे। बावजूद इसके मैं फिर उस सवाल को दोहरा रहा हूं कि गांधी, लोहिया, दीनदयाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संघ है। संघ जब सीना ठोक के कहता है कि जो फैसले ले लिए गए हैं गोवा में वापस नहीं किए जाएंगे, संघ जब सीना ठोक के कहता है कि आप अपना त्यागपत्र वापस लीजिए तब आपसे हम बात करेंगे, संघ जब सीना ठोक के कहता है कि बीजेपी मेरी पॉलिटिकल आउटफिट है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो वही संघ कहता है कि हम संगठन बीजेपी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो संघ की जो मर्यादा थी, संघ का जो सम्मान था, वो तो इसलिए था ना कि उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं था। अगर वो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म की बात करते थे, अगर वो एक जात विहीन समाज की बात करते थे, अगर वे दरिद्र नारायण के सेवा की बात करते थे, तो उनकी कथनी करने में फर्क नहीं था। उस समाज के सबसे निचले तबके के जो लोग होते थे, उनको वहां में खिचड़ी भोज जब होता था तो बैठ के एक साथ सब लोग भोजन करते थे। आज वही संघ अगर उस तरह के कुलीनवादी मानसिकता की तरफ बढ़ रहा है, अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, और अधिनायकवादी विचार वाले लोगों को और अधिनायकवादी सोच के लोगों को अपना प्रतिनिधि के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए संघ नहीं जिम्मेदार है। इसके लिए संघ, भाजपा या संघ और अन्य क्षेत्रों के संगठनों के संबंधों के व्याकरण और गतिशास्त्र, ग्रामर और डायनामिक्स, इसको समझना होगा। 2 बातों पर समन्वय निर्भर रहता है। एक, कुछ विषयों में स्वावलंबन उन संगठनों के द्वारा हो, और समन्वय का दूसरा है पारस्परिक सहयोग, देश हित के बारे में पारस्परिक सहयोग। 3 बातों के बारे में संगठन स्वावलंबी हो यह आग्रह रहना चाहिए, रहता है मोटे तौर पर। 1, नीति निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया। 2, उस संगठन की आर्थिक व्यवस्था। 3, उस संगठन में कौन किस जिम्मेदारी पर रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले वर्षों में 1-2 बार ऐसी चूक हुई, जैसे एक बार यह कहा जाना कि कोई भी पार्टी अध्यक्ष दिल्ली का नहीं होगा, दिल्ली के 4 लोगों में से नहीं होगा। यह लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण होता है। इसमें समन्वय का मतलब नियंत्रण नहीं है, समन्वय का मतलब स्वैराचार भी नहीं है, एक संतुलन है। तो कई बार मानव सुलभ गलतियां होती हैं और संतुलन कहीं न कहीं कभी कभी बिगड़ जाता है, फिर उसको ठीक करने की कोशिश होती है। उसे ठीक करने के क्रम में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन हो यह संघ तय नहीं करेगा, ये तो उस संगठन का काम है। तो भाजपा वाले अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो तय करना है करें, यही नीति, कार्यनीति यही ठीक रहेगी। इसमें असंतुलन आने पर सबको नुकसान होगा, ऐसा अनुभव बताता है। इसलिए आज संघ के बारे में भी लोग सवाल उठाने लगे हैं, और कई लोग, जब एक आध बार मैं पत्रिका में पढ़ता हूं कि जैसे 10 जनपद कांग्रेस का स्थान है, वैसा ही संविधान से अलग स्थान नागपुर है, ऐसा कहा जाने लगा है। तो संघ के लोगों को इन बातों से बचना चाहिए और ज्यादा आत्मसंयम की आवश्यकता है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। गोविंद जी, एक और सवाल संघ से जुड़ा हुआ, इसके बाद फिर हम लोग बाकी विषयों पर भी। आपको नहीं लगता है कि संघ भी अब देश हित के बजाय, समाज हित के बजाय सत्ता के प्रति ज्यादा सोचने लगा है कि केन प्रकारेण सत्ता पहले आए, उसके बाद फिर बाकी चीजों पर विचार होगा? देखिए, दुर्भाग्य से
कुछ कारणों से इम्प्रेशन बन रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। संघ के हजारों सेवा कार्य अभी भी समाज के साथ समरस होकर काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र चूंकि छवि युद्ध का क्षेत्र है, इसके कारण संघ का भारतीय जनता पार्टी से और दूरी रखना वक्त की जरूरत है। आज के सारे वातावरण में मैं समझता हूं कि इस पर और ज्यादा संयम, संतुलन, दूरी बनाए रखना सबके हित में होगा, नहीं तो ये इंप्रेशन बना रहेगा, वो ठीक नहीं। गोविंद जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो आप लोग जिस दर्शन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है, मूल बिंदु क्या है और किस तरह से आप अपने उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्रायोजक हैं ऑन, खेलो फुल ऑन। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी। टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। पानी के मामले में आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी। लिव प्योर टच, द नेक्स्ट जनरेशन आरओ टेक्नोलॉजी जो दे सबसे शुद्ध पानी। Come on India, live pure। सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विवाद को। पापा, ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? बेटा, ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। Walk with me, come walk with Flight. Walk, walk, walk with Flight. Walk with me, walk with me. Flight, fashionable and light. Flight. कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? यह तो जश्न है, जश्न है कल्पनाओं का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। जल्दी करो। रवि सर, ऑफिस ड्रॉप करना जरा। श्योर सर, चलें। चलो पावरफुल, माइलेज कम होगा सर। इको थ्रस्ट इंजन है, 67 किलोमीटर पर लीटर। सीरियसली? या और वो फुल्ली डिजिटल स्पीडो बॉस। डिजिटल स्पीडो? वो तो मेरी गाड़ी में भी नहीं है। TVS Phoenix 125, इंडिया की पहली प्रीमियम 125cc बाइक। अब लाइफ का गियर बदलो। तानिया, रवि की सैलरी स्लिप दिखाना जरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने के पहले हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों के बारे में। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी अगली यात्रा है या भावी कार्य योजना है, उसमें जिस तरह के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, अभी जो पोस्टर आपके बगल में लगा है, इसमें एक श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। तमाम जो युवा पीढ़ी है या जो 70% नए मतदाता आए हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि आरिफ साहब का बैकग्राउंड क्या रहा है। कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बाद अब सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से इस तरह के लोगों को साथ लेके आपको लगता है कि आप अपने इस जो लक्ष्य है आपका, उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें एक छोटा करेक्शन की मैं बात कहूंगा कि नए नए प्रयोग करने की तो हर एक को स्वातंत्र है। प्रेरणा क्या है?
सत्ता प्राप्ति, सत्ता सुख, सत्ता लाभ। मैं मानता हूं कि श्री आरिफ मोहम्मद खान के जीवन के साथ ये आरोप नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो सिद्धांतों के लिए सत्ता छोड़ा था आरिफ मोहम्मद खान ने। सबको मालूम है शाहबानो केस, और खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में तो नौजवानों को मालूम ही है। और अब जो उनका अनुभव है कि मुस्लिम समाज के नौजवान लड़के लड़कियां, उनकी सोच विभाजन की खुमारी से मुक्त होकर आगे के कदम सोच रही है, तो मैं मानता हूं कि श्री आरिफ मोहम्मद खान जितना ज्यादा आगे की नई पीढ़ी के अभिप्सायों के साथ जुड़े हुए हैं, शायद ही और कोई होगा उस प्रकार का। और सिद्धांतों के लिए राजनीति उन्होंने की, ये उनका प्लस पॉइंट है जो आगे भी काम आएगा राजनीतिक प्रयोगों में। गोविंद जी, हम फिर आरिफ साहब को ही केंद्र में रख के आपसे बात करेंगे। आरिफ साहब की ससुराल कानपुर में है। वो जिस परिवार में उनकी ससुराल है, वो कानपुर के माना जाता है कि एक संप्रदाय विशेष के राजनीति करने वाले कुछ मौलवी लोगों में एक हुआ करते थे, जो उनके ससुर साहब थे। उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं, कुछ एनजीओ में शामिल हैं, एनजीओ चलाते हैं, कुछ आपके अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जुड़े हैं, और उसी में से एक व्यक्ति आरिफ साहब आपके साथ जुड़े हैं। आरिफ साहब को एक प्रतीक मान के एक केस स्टडी के तौर पर बात कर रहा हूं मैं। ऐसे तमाम और चेहरे दिखेंगे कल परसों नरसों। जी हाँ, जी हाँ। जब आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा तो जिस तरह से अन्ना हजारे के साथ तमाम ऐसे लोग जुड़ गए जिनका कि अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, और अन्ना हजारे की छवि, अन्ना हजारे की गुडविल को उन लोगों ने अपने अपने ढंग से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। आप इस तरह के लोग, आपके उस इतने लंबे अरसे के जो आपकी तपस्या है, उसकी मार्केटिंग न कर लें, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेने? नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने ही आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में CPML के लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए आग्रह किया था, और मेरे कहने पर जेपी ने सत्यनारायण सिंह से बातचीत भी की थी। उस समय भी बात उठी थी, वो तो अति वामपंथी हैं। जेपी से बात हुई और हम संघ के थे, हमको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जो जो आंदोलन की आंच और गर्म होगी, जो असली नहीं होंगे वो पिघल जाएंगे ना। यही बात जेपी ने सत्यनारायण सिंह को कही। जब सत्यनारायण सिंह ने कहा था कि आरएसएस वालों को हटाइए तब हम शामिल होंगे, जेपी ने कहा हमसे पहले से वो लोग आंदोलन में हैं, तुम चलो साथ, आंदोलन के मुद्दों के साथ। ईमानदारी कोई नहीं बरतेगा तो स्वयं किनारे हो जाएगा। और मैं जहां तक जानता हूं, श्री आरिफ मोहम्मद खान को मैंने एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर के नाते से देखा, और अभी की दुनिया की सारी इस्लामिक हलचलों के बारे में एक निष्पक्ष वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाते देखा। आगे जो नौजवान है उनको अपना भविष्य कैसे ठीक बनाना है, इसके बारे में संवेदनशील देखा। अब उनके परिवार वालों की और बाकी की जो बात आपने कही, मैं तो उस पर बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे एक रहीम का दोहा याद आ रहा है, वो अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, बहुत साल पहले पढ़ा था कि कह रहीम कैसे निभे वीर केर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो मेरी शुभकामना है, अगर हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी शुभकामना तो चाहिए ही, लेकिन मुझे आत्मविश्वास भी है कि वास्तव में सब लोगों का उपयोग देश के हित में होगा। और अभी तो आप जानते ही हैं, सत्ता का लोभ होता तो फिर हम लोग साथ क्यों जुड़ते हैं हमारे साथ। उनको तो बहुत से और भी पार्टियों के ऑफर्स होते हैं, MP मिनिस्टर बनने के तो चांस उनके पास बहुत थे। कहाँ हम लोगों के साथ जुड़कर दारिद्र्य के नाते से आगे बढ़ेंगे। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि मकसद, लक्ष्य, सिद्धांत ज्यादा आकर्षक उनको लगे, न कि सत्ता। ये जो अपना आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसकी कल मुझे उम्मीद है कि एक व्यापक रूपरेखा तय हो जाएगी, उसमें 3 मुद्दे जो हम लोगों को पढ़ने को मिला है, आपके जरिए एक वक्तव्य जारी हुआ था। क्या होगा थ्रस्ट उसका, आप थोड़ा सा डिटेल में उसको बताएंगे? जैसा आप जानते ही हैं कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल एक से लग रहे हैं। रावण की लंका में सब 52 गज के लग रहे हैं। मुद्दों मूल्यों से कट गए हैं, जनता से कट गए, सत्ता से जुड़ गए हैं, और सामाजिक परिवर्तन का जरिया बनने की बजाय
वे सब सत्ता सुख, सत्ता प्राप्ति, सत्ता लाभ के चक्कर में लग गए और सभी प्रमुख राजनीतिक दल दुर्भाग्य से विदेश परस्त और अमीर परस्त नीतियां अपना रहे हैं। गरीबों की पूछ नहीं रही, उनके मुद्दे तो गौण हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर ही हावी हो गया। कार्य पद्धति की दृष्टि से देखिएगा, नीतियों के तहत तो सभी प्रमुख राजनीतिक दल अंतर्द्वंद्व के शिकार हैं, दोहरेपन के शिकार हैं और अवसरवादी नीतियां अपना रहे हैं। सत्ता में कुछ, विपक्ष में रहते तो कुछ बोलते हैं। सत्ता में जहां स्टेट्स में है वहां नीतियां भिन्न हैं, विपक्ष में है उन्हीं मुद्दों पर हल्ला मचा रहे हैं। ये दोहरापन है। सभी पार्टियों की कार्यशैली में साजिश और तिकड़म हावी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में देश में एक राजनैतिक क्षितिज पर शून्यता है। इसको भारत परस्त, गरीब परस्त नीतियां, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली और कुछ नैतिक आचरण के मूल्य, इतने तो अपनाकर नए प्रयोग हों, तो ऐसे नए प्रयोग धर्मी जितने लोग हैं, भगवान की दया से हमने कोशिश की संपर्क करने की, अच्छे लोग मिले हैं। एक एक जिले, 2 जिले, 4 जिलों में काम करते वाले, कुछ प्रदेशों में काम करने वाले लोग मिल गए और सबकी वही टीस है। और मैं छोटा हूं, कैसे कर पाऊंगा, ये भी सोचते हैं। नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। सब मिलकर आए, सोचें। सबकी ईमानदारी है। जब ईमानदारी है और अंतिम व्यक्ति के बारे में प्रतिबद्धता अगर है, बाकी छोटे मोटे मतभेद वो तो हल हो जाएंगे। लक्ष्य बड़ा हो तो आदमी अपनी कमजोरियों को वो हावी नहीं होने देता। लक्ष्य छोटा हो तो मन इधर उधर भटकता है। जैसे आप देखें, लोक सत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण है, नए प्रयोग धर्मी ही तो है। पीबी राजगोपाल, उनकी तपस्या को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनको कुछ लोग मानते हैं गांधीवादी हैं, कुछ लोग मानते हैं नक्सली, लेकिन वो तो उस अंतिम आदिवासी के हितों के ही बारे में सोचते करते हैं ना। तो न्यस्त स्वार्थ वाले उनको जिस रूप में देखें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोविंद जी, आप जब सक्रिय राजनीति में थे तो आपके साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए थे, जो आज की तारीख में कुछ अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, सक्रिय हैं, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, नए नए दल बनाए, फिर वापस कुछ लोग आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या ऐसे लोग जो आपके बहुत ही करीबी रहे, आपके एक तरह से कहें कि मानस मित्र भी रहे, ऐसे लोगों से भी कोई संभावना है आपके साथ दोबारा उनको जोड़ के काम करने की? मुझे इतना मालूम है कि अपने रास्ते चलूंगा और किसी के प्रति मेरी न प्रतिद्वंद्विता है, न विरोध है, मेरी कोई स्पर्धा नहीं है। और जो जितना इस काम में जगन्नाथ के रथ में सहयोग दे उतना अच्छा है। अगर कोई सोचता है कि भाजपा के अंदर से सुधार ला पाएगा, वेल एंड गुड, कोई हर्ज नहीं है, काम करके देखिए। मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना निष्कर्ष है। और आप अगर ईमानदारी से कहीं भी काम करें, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, पैसा आपको विचलित ना करे, दिमाग पर हावी ना हो। जो, जैसे लोहिया ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो सच है वो जोर से बोले और जो जहां है वहीं से बोले। आज के वक्त का तकाजा ये है। ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। जो जहां है वहीं से बोले। पार्टियों में है तो हित की परवाह न करे, कैरियर की परवाह न करे। चापलूसी करने से पद मिलने वाला हो तो पद को ठुकराने की हिम्मत रखे, वहां भी वो आदर्श प्रस्थापित करे। अर्ज है, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि हमारे ही साथ रहोगे तो बड़े अच्छे हो ना। सभी पार्टी में अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग सक्रिय हों, अच्छे लोग आग्रही हों, अच्छे लोग जोखिम लें, तो मैं उनके प्रति वैसा ही आदर का भाव रखूंगा कहीं भी हो। मैं मानता हूं सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पता है, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा खाते को अपने आधार नंबर से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से सीधे अपने खाते में लाभ की राशि पा सकते हैं। तो अपना खाता आज ही आधार नंबर से जुड़वाएं। यदि बैंक खाता नहीं है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना खाता खुलवाएं और अपना आधार नंबर उससे जुड़वाएं। याद रखें, आधार युक्त खाते के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। लावा आयरन
Converse 504Q. Change music and click pictures with a wave. Don't touch, just wave. कुछ रेशमी है, कुछ खुरदुरा